मोस्टली लोग वेट लॉस के अंदर ना, मैंने ये देखा है कि या राइस बंद कर देंगे, शुगर बंद कर देंगे, या वीट। एंड ओके। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी देखा कि अगर लेट्स से मैंने ये सब चीज़ें बंद की हैं, तो आपने भी इंस्टेंटली बंद कर दिया, तो लोग ऐसे भी एक दूसरे की रिकमेंडेशन से करते हैं और लोगों को चेंजेस भी दिख रहे हैं। क्या ये चीज़ सही है करना या नहीं? देखिए, जब भी आप कोई रोटी चावल या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ को छोड़ देते हैं, तो आपको समझिए कि आप कार्बोहाइड्रेट अपने साथ वाटर होल्ड करते हैं। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट करते हैं अपनी डाइट से, तो आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन को हटाना चल जाती है। तो इनिशियली जो आपको 2 या 4 किलो आपका वेट लॉस हुआ, आपको लगता है कि ये फैट लॉस हो रहा है, बल्कि वो वाटर लॉस है। जिस दिन आपने दोबारा से रोटी चावल या कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, ये वापस आ जाएगा। तो क्या फ़ायदा? तो देखिए, आपको ना राइट अप्रोच की जरूरत। जो हमारी टॉप मोस्ट डाइटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईसीएमआर है, एनआईएन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सालों से एवरी ईयर हर बार डेटा पब्लिश करती है कि आपको कितनी डाइट में किस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है, कितना फैट रखना है, कितना प्रोटीन रखना है, कितना फाइबर रखना है। और सबसे अच्छी बात, ये जितने भी डेटा देते हैं, ये सारा के सारे डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ओके। लेकिन मार्केटिंग इस तरीके से करी जाती है ताकि लोगों को कंफ्यूजन में रखा जाए। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ सालों पहले आप देखोगे तो फैट कंपाउंड बहुत बुरा था। सारे डॉक्टर बोलते थे ऑयल फ्री खाओ, फैट फ्री चीजें खाओ, जीरो ऑयल कुकिंग करो, राइट। एयर फ्रायर आ गए थे। यस, हर चीज से फैट हटा दिया। कुछ टाइम के बाद लोगों को समझ आ गया कि भाई फैट इतना भी बुरा नहीं। यस, फिर लोग कीटो डाइट फॉलो करने लगे। अब उसमें तो हाई फैट ही कंज्यूम करते हैं। या फिर हेल्दी फैट्स की इंपॉर्टेंस समझ आई, क्योंकि फैट को आप समझिए, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोडक्शन एंड सिक्रीशंस अंडर द प्रेजेंस ऑफ फैट मॉलिक्यूल ही हो पाता है। ओके। तो इनिशियली फैट को कल्प्रिट बता दिया, फैट बेकार है। थोड़े टाइम के बाद जब पता चला कि मार्केट सैचुरेट हो गई है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट को बुरा बोल दो। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। हाँ, तो हर आप देखोगे कुछ ना कुछ टाइम के अंदर कोई नया सप्लीमेंट कंपनी आएगी और वो ये क्लेम करेगी कि इस सप्लीमेंट से ही आपकी बॉडी में जादू हो सकता है। तो क्या पहले, इससे पहले लोग जी नहीं रहे थे? मैं ये नहीं कह रहा वो सप्लीमेंट गलत है, क्या सबको नीड है? आप देखिए, हर कुछ टाइम के अंदर एक नया सप्लीमेंट आता है और मार्केट में इस तरीके से उसकी थ्योरी क्रिएट करी जाती है कि लोगों को लगता है कि अगर ये सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया तो मैं तो बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा, या मेरी बॉडी में ये नहीं होगा। तो सिंपल समझिए, कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, वो ना तो इतना बुरा होता है कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो या फैट छोड़ दो या प्रोटीन छोड़ दो। आप अगर ओवरऑल बैलेंस्ड मील कंज्यूम करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी भी रह सकते हो, खुश भी रह सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट छोड़ भी दिया, अब आप कितने दिन तक छोड़ोगे? आप एक चीज सोचिए, अगर आपने किसी चीज को टेम्परेरीली बेस पे छोड़ा है, तो आप समझिए ना, उसके रिजल्ट भी तो टेम्परेरी होने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो आपको टेम्परेरी रिजल्ट चाहिए या परमानेंट चाहिए? परमानेंट चाहिए, तो आप उन चीजों को फॉलो करते हो जो सस्टेन करी जा सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल फैट लॉस। एक इंडिविजुअल एक महीने में कितना वेट लॉस कर सकता है? ये बड़ा सब्जेक्टिव है। हर एक बंदे की बॉडी की कैपेसिटी, उसकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी और उसके हार्मोन प्रोडक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज। आइडियली जो हेल्दी गाइडलाइंस है वो बोलती हैं आपका समवेयर अराउंड 2 to 3 kg। 2 to 3 टू केजीज। टू थ्री के जी पर मंथ इज अ हेल्दी वेट लॉस। ओके। इससे ऊपर करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इससे ऊपर आप कर सकते हैं डेफिनेटली, हर कोई बंदा 5 किलो भी लूज करते हैं, कई लोग 10 किलो भी करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट तो लूज हो जाता है, बट आपके ऑर्गन्स पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑर्गन्स सडन उस पे जाते हैं एक टाइम। अभी कुछ टाइम पहले आप उसको 3-4 हजार कैलोरी दे रहे थे, अब आपको सडनली गोवा के बीच पे अपनी बॉडी दिखानी है, या किसी शादी में एक पतली दिखने के लिए आपको एक ड्रेस पहननी है, आप सडन फैट डाइट पे आ जाते हैं, क्रैश डाइट पे आ जाते हैं, आपका फैट लॉस भी हो जाता है। लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपके हॉर्मोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है इसमें। आपकी एपेटाइट आप सडन सप्रेस करते हो, कितने हॉर्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
काफ़ी सारे लोग मुंजारो या ओज़ेम्पिक जैसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट मुंजारो को तो डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो फिर ओके। इसका क्या है सिचुएशन? मतलब इससे तो काफ़ी लोगों को लूज़ हो रहा है। ऐसा क्यों होगा कि लोग इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि हमें शुगर छोड़ दें ही छोड़ दें, जब उनके पास ईज़ी ऑप्शन है इस तरीके की मेडिसिन को लेके जल्दी लूज़ करना? देखिए, पहली चीज़ तो ओज़ेम्पिक और मोंजैरो जो है ये सॉल्यूशन नहीं है, ओके। ठीक है? इनका काम है एपेटाइट सप्रेशन, एपेटाइट को सप्रेस करते हैं और आपकी भूख एक्चुअली लगना आपको कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप खाते हो, तो कम इसमें खाते हो। तो इसमें स्टार्विंग करते हैं लोग? स्टार्विंग नेचुरली हो जाती है क्योंकि नेचुरली वो हो जाए। मिमिक्री की तरह काम करता है, जीएलपी मिमिक्री है। ओके। जीएलपी हमारी बॉडी में होता है, उसको मिमिक करता है, जिसकी वजह से हमारी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। अब एपेटाइट, देखिए, फैट लॉस पर्पस नहीं है। फैट लॉस का सिंपल समझिए, अगर किसी ने ओजेम्पिक या मंजारो से लेकर फैट लॉस अपना कर भी लिया, आपको सबसे बड़ा जो उसके अंदर प्रॉब्लम दिखेगा वो बहुत ज्यादा मसल लूज कर देते हैं अपनी बॉडी से। और दूसरा, जो आपकी ओवरऑल बॉडी में एनर्जी लेवल ग्लो होता है एक नेचुरल, वो खत्म हो जाएगा। तो शॉर्टकट के वे में लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट आप समझिए जो सस्टेनेबल है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे और अच्छे से एक्सरसाइज और डाइट करते हैं, क्योंकि देखिए पर्पस सिर्फ एस्थेटिक नहीं होता। लोगों को लगता है फैट लॉस मीन्स एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब मैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे को कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। उससे कई बार क्या होता है, बॉडी सैगी भी हो जाती है बहुत ज्यादा, अननेसेसरी सडन हुँ। मसल लॉस होगा। आपका जो मसल था वो एकदम से खत्म हुआ और आपकी स्किन लटक जाती है। कितने लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखता हूँ, वो बिफोर आफ्टर लगाते हैं, लेकिन वो जैसी शर्ट खोलते हैं या कुछ अपना मतलब एक्सपोज करते हैं बॉडी को, देखोगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें पूरी की पूरी स्किन लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि मसल लॉस कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? मसल लॉस कर दिया ना, हाँ। आपने कार्डियो किया या एक्सट्रीम एपेटाइट सप्रेशन करी। आप सही तरीके से हल्का फुल्का स्ट्रेंथ बिल्ड करते, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करते, थोड़ी फंक्शनल ट्रेनिंग करते, थोड़ा सा हल्का सा कार्डियो ऐड करते अपनी डाइट में, अपने न्यूट्रिशन को ढंग से चेंज करते, अपना प्रोटीन अच्छा रखते, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छा रखते, तो ये सारी चीजें नहीं होती। करेक्ट। बॉडी सैग होना सबसे बड़ा यही रीजन है कि आप एक तो बहुत जल्दी आपने किया है, और किसी साइंटिफिक मेथड को बिना फॉलो किए हुए आपने सडन एकदम से वेट ड्रॉप कर दिया। पर सैगी स्किन का कोई सॉल्यूशन है? सैगी स्किन का सिंपल सॉल्यूशन है, आपको मैंने बता दिया। अगर जैसे यंग एज में अगर किसी को हो रहा है तो बहुत जैसे बहुत इंस्टेंट अगर कोई फैट लॉस करेगा ना, हुँ, सपोज हुँ। मान लो मैं पिछले 20 सालों से मोटा हूँ, अब मेरे को सडन एकदम से भूत चढ़ता है कि मेरे को एकदम से फैट लॉस करना है, ये वो, अब मैं 1 साल के अंदर कुछ टैबलेट्स लेके, इंजेक्शंस लेकर या किसी भी तरीके से, या चलो मैं कोई स्टीरॉयड नहीं ले रहा, कोई इंजेक्शन नहीं ले रहा, मैंने एक्सट्रीम रनिंग करना चालू करी, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चला गया या बिल्कुल स्टारवेशन कर लिया, तो उससे जो मेरी बॉडी लूज करेगी वो सिर्फ फैट लूज नहीं करेगी, वो फैट के साथ मसल भी लूज करेगी। तो मसल चाहेगा तो आपकी बॉडी सैगी होती चली जाएगी। इसको प्रिवेंट करने का सिंपल सॉल्यूशन है, अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि मसल बिल्ड होगा तो दोबारा से स्किन टोन भी होगा ना। आपने देखा होगा कुछ बॉडी बिल्डर्स को स्किन फट जाती है, राइट। यहाँ पर निशान आते हैं ना, वो क्यों होता है? क्योंकि स्किन मसल अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा होने लग जाता है, हाइपरट्रॉफी जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से स्किन अपना उतना स्ट्रेच नहीं कर पाती जिस स्पीड से मसल बढ़ रहा है। बाय द वे, ये भी तब होता है स्ट्रेच मार्क्स जिसको बोलते हैं, जब कोई सडनली मसल गेन करता है तो हुँ। उसमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, जब राइट। सडनली कोई लूज करता है तो वो सैगी हो जाता है। सैगी स्किन का। और अदर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केस में हार्मोनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल के हिसाब से अगर हम सब्जेक्टिव रखें, और इंडिविजुअल के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा, बट मेजोरिटी केस में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की कमी की वजह से ही रहता है। आई फ़ील कि रेज़िस्टेंट ट्रेनिंग के लिए तो हमारी ऑडियंस को हमारा पहला एपिसोड देखना चाहिए, जिसमें हमने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि वर्कआउट्स के हम्म। बेनिफिट्स क्या है। तो अगर हाँ, वर्कआउट और न्यूट्रिशन को अगर वो अच्छे से देखिए मैं समझेंगे। आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ना एक और चीज आती है। लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बड़ा नया कॉन्सेप्ट है ना, उनको लगता राइट। है कि जिम हम जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है। हमारे पुराने लोगों को ऐसा लगता है कि जिम नहीं जाना चाहिए, या फिर वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल वॉक कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, एवरीथिंग इज गुड, बट अंडरस्टैंड वेट ट्रेनिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, करेक्ट। आप एक मेरे को बात बताइए, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, हुँ। या पुराने लोग हमारे जब कुएं से पानी निकालते थे, वो क्या मूवमेंट थी? पुल, पुल करना। पुलिंग करेक्ट, मूवमेंट है पुलिंग ना। मूवमेंट जब है। आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो
जैसे पुश पुशिंग मूवमेंट। पुशिंग आप ऊपर कोई सामान रख रहे हो, लेफ्ट हैंड दैट्स अ ओवरहेड मूवमेंट ओवरहेड है मूवमेंट ना। राइट। आपने नीचे से 10 या 20 किलो का बोरा उठा के, राशन का उठा के आप घर पे गए, दैट इज ऑल्सो अगेन अ डेडलिफ्ट। व्हाट इज डेडलिफ्ट? अ डेड ऑब्जेक्ट दैट यू आर लिफ्टिंग, लेफ्ट हैंड करेक्ट। दैट इज डेडलिफ्ट। बट अब क्योंकि हमारी सारी चीजें एक एप्लीकेशंस पे आ जाती हैं, एक बहुत सारे इजी सोर्सेस अवेलेबल है, तो फिजिकल एक्टिविटी बंद होगी, लेकिन ह्यूमन की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन हुई है फिजिकली। राइट तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जिम है। तो जिम इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना ही है, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है मॉडिफाई एज पर द मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड आप वर्ल्ड। बोल सकते हो कि हाँ सब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे दादाजी ने कभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करी, करी है करेक्ट। उन्होंने भी। बाय डिफॉल्ट हमारी दादी ने भी करी, हमारी नानियों ने भी करी। वो जब आपको क्या लगता है, वो 20 किलो का मटका पानी पे उठा के, क्या ये अपने आप में आपका कोर ट्रेन नहीं करता? बिल्कुल एब्सोल्युटली आपकी नेक स्ट्रेट रहती है पूरी की पूरी, आपका राइट। ओवरऑल ट्रेन होता है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स रादर देन जस्ट द मसल बिल्डिंग। बोन्स पे, कोलेस्ट्रॉल पे, टाइप 2 डायबिटीज, एवरीथिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का तो ब्रेन तक पे इफेक्ट रिसर्च प्रूफ हो रही है। नाइस। और ये शुगर क्रेविंग कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? शुगर क्रेविंग, देखिए एक चीज समझिए कि शुगर बॉडी में, शुगर की क्रेविंग होती कब है? जब आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट में रहते हैं, और स्पेसिफिकली आपके कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड आपका प्रोटीन। ओके। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर किसी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, प्रोटीन रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल तोल के खा रहे हो, आप अपने बॉडी वेट जितना भी कंज्यूम कर रहे हो, जो कि विच इज द मिनिमम डाइटरी गाइडलाइंस की, आपको 0.8 ग्राम या 1 ग्राम पर बॉडी वेट आपको कंज्यूम करना चाहिए। राइट। दिस इज द बेयर मिनिमम। बाय द वे, प्रोटीन इतना चाहिए क्यों होता है? आपको पता है क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारी बॉडी ना कॉन्टिन्यूसली कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रही है। ओके। जैसे हमारे बाल है, बड़े होते हैं ना दिन पे दिन, हमारे नाखून बड़े होते हैं, है ना, हम कॉन्टिन्यूसली यूरिन भी पास करते हैं या इस तरीके, तो बहुत सारे हमारे जो, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को डीएमाइनेशन, तो बहुत सारा प्रोसेस एक्सक्रीट हो जाता है। ओके। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स यूटिलाइज होना चालू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और अगर हम प्रोटीन उतना इनफ कंज्यूम नहीं करेंगे तो एजिंग फैक्टर दिखता है। ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे। कई लोग कहते हैं ना कि हमने तो जिंदगी भर प्रोटीन खाया नहीं, हाँ। तो अब क्या हम जी नहीं सकते? जी सकते हो। एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोई भी फिटनेस या एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन गाइडलाइंस आपको ये नहीं बोलती कि आप इसको खाओगे तो आपकी लॉन्जेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लेट मरोगे या आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। ओके। मैं, मेरे को पता है मैं अगले 20 साल जी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डाइट फॉलो करूँ या न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस को फॉलो करूँ, तो मेरे को लगा मैं उस 20 साल को इंजॉय भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ जीना नहीं है ना। जी तो हर कोई रहा है, जी तो एक जानवर, जानवर भी जीता ही है, बट ह्यूमन लाइफ क्यों दी गई है? अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को टच करने के लिए। ओके। और टच नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो कि आप किस किस लेवल तक आप जा सकते हो। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जो आपको बता सकता है। ओके। तो शुगर क्रेविंग के लिए आपने बताया था कि शुगर की क्रेविंग इसलिए होती है लोगों को क्योंकि डेफिशिएंसी होती है, और दूसरी चीज, बहुत पुराने टाइम पे जब हम आदिवासी थे ना, उस टाइम पे एक नेचुरल टेंडेंसी थी, हमें उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बहुत टाइम तक ना हम पेड़ों से या वो चीज ही तोड़ते थे जो हमें, हम उसको खाते थे जो हमें मीठी लगती थी, नहीं। और जो हमें कड़वा लगता था हम थूक देते थे। करेक्ट। तो बहुत लंबे टाइम तक हमने ऐसे फ्रूट्स को कंज्यूम किया है या ऐसी चीजों को कंज्यूम किया है जो हमें अच्छा लगती थी, मीठी। तो हमारे डीएनए में कोडिंग हो रखी है मीठे की। ओके। इसी वजह से हर फेस्टिवल में सबसे पहले मीठा खिलाया जाता है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि मीठा ना हमारे ट्रेडिशनल लोग जो यूज करते थे, तो वो फेस्टिवल्स में करते थे। और फेस्टिवल्स कब आते हैं? कभी कभी आते कभी हैं कभी। उसी टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी टाइम आपने क्रेव किया है, अब उसको थोड़ा सेटिस्फाई कर लीजिए। राइट। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हर जगह मीठा अवेलेबल है। आपके एक कॉल पे आपका वो चॉकलेट पेस्ट्री आ जाती है, आपका डोनट अवेलेबल है, आपका कभी कोई डेजर्ट अवेलेबल है। तो एक्सेसिव शुगर भी जो क्रेव करने से, देखिए अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो डेली मीठा खाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो ये वो वाली बात है कि हम तो डेली ड्रिंक करते हैं, डेली स्मोक करते हैं, हमें कोई जिस दिन होगी उस दिन पता चल जाएगा। सबको पता सबसे चलेगा। पहले एजिंग पता चलती है, आपकी राइट। शक्ल पे दिखना चालू हो जाता है। एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करने से आपके ब्रेन सेल्स और आपके जो स्किन के सेल्स होते हैं वो जल्दी फास्ट ग्रो करने चालू हो जाते हैं। जब विमेंस कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं ना, तो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें स्पेसिफिक वुमेन के लिए नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जब भी कोई कैलोरी डेफिशिएट में जाता है ना, उसकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस होते हैं, है ना। ये वुमेन के साथ स्पेसिफिकली इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि उनकी जो, आप कह रहे हो कि उनका जो मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्या फूड के अंदर कंज्यूम कर रहे हो। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है कैलोरी डेफिशिएट से, तो उसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। पहली चीज, सिस्टमैटिक कैलोरी डेफिशिएट नहीं है। ओके। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट, कि कोई तो न्यूट्रिएंट है जहां पर वो लैक कर रहा है। सिस्टमैटिक कैलोरी डेफिशिएट किसे कहते हैं? लोगों को पता है फैट लॉस करने के लिए आपको 500 कैलोरी डेफिशिएट करनी है, 700 कैलोरी करनी है, 300 करनी है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कोई पर्सन है जो फैट लॉस करना चाहता है और वो 4 रोटी खा रहा है, आप उसको सडनली बोलोगे कि आप 2 रोटी पे आ जाओ और 2 रोटी हटा के अपना ये कर लो, तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस नहीं, इसके अलावा कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मेरी क्या अप्रोच रहती है, अगर कोई 4 रोटी कंज्यूम कर रहा है, मेरे को उसको 2 पे लेके जाना है, तो मैं पहले हफ्ते उसको बोलूंगा कि भाई तू 3.5 खा या 3 ही खा। आपको इनिशियल डेफिशिएट 50 या 100 कैलोरी का करवा के क्या करना है, ये टेस्टिंग पीरियड है। ओके। आप टेस्टिंग पीरियड में चेक कर रहे हो कि क्या इसकी बॉडी इस कैलोरी डेफिशिएट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही। अगर उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर 100, 200 या 250 कैलोरी पे डेफिशिएट पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, तब उसको बोलो यस, योर बॉडी इज नाउ रेडी, नाउ यू कैन इंक्रीज द डेफिशिएट। और अगर ज्यादा डेफिशिएट क्रिएट करके उनकी किसी की भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, देन आई थिंक वुमेन्स को स्पेसिफिकली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर आप हेल्दी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं और आप सिस्टमेटिक कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हो, तो इवन आपका जो साइकिल है पूरा मंथली, वो बेटर होना चालू हो जाएगा। आपको कम पेन होगा, आपके मूड स्विंग्स मतलब उतने ज्यादा नहीं होंगे, और आप ओवरऑल उसको मैनेज कर पाओगे। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल का की पहचान है कि कोई चीज खराब नहीं करता, वो अच्छी करता है। अगर उसकी वजह से कोई चीज खराब हो रही है, तो उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं गैप है, जो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। ओके। लेकिन ऐसे कौन से 3 चेंजेस हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे डिफरेंसेस हमें दिखे? चेंजेस किसमें? डाइट लाइफस्टाइल, में? हेल्थ एंड फिटनेस में क्या ऐसे 3 चेंजेस होने चाहिए? देखिए, चेंजेस नहीं है, अवेयरनेस मैं वर्ड यूज करूंगा। चेंजेस सुन के ना लोगों को लगता है कि यार मैं क्यों बदलूं, राइट। आई लव व्हाट आई एम, है ना। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का परसेप्शन होता है। तो आपको चेंज नहीं करना, आपको अवेयर होना है। अवेयर जैसे, अब मेरे को पता है मीठा मेरे लिए बुरा है, तो मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप मीठा छोड़ो। मैं उसको बस ये बोलता हूँ आप अवेयर रहो, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या गलत खा रहे हो और क्या सही खा रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, थोड़े टाइम बाद आप खुद ही छोड़ दो। करेक्ट। अब किसी पर्सन को आप बोलोगे कि आप ये मत करो, तो बड़ा ना उसको नेगेटिव तरीके से भी लोग लेते हैं। तो लाइफस्टाइल हैबिट्स में अगर मैं बात करूं, तो अवेयरनेस यही है कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है दैट ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू सिट एंड चिल, जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, कि बैठ जाओ और बिंज वॉचिंग करो या बिंज ईटिंग करो, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो सबसे बड़ा चेंज है, एंड आई थिंक अवेयरनेस यही है कि हमारे आपको थोड़ी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारा कंधा किस तरीके से कितने प्लेन में घूमता है, हमारा हिप जॉइंट कितने प्लेन में घूमता है, इनका क्या काम है। जिस जिस जॉइंट का या जिस पर्सन का जो काम है, अगर आप उससे वो काम नहीं करवाओगे तो क्या हो जाएगा, खराब। वो जम जम जाएगा, मूव जंग नहीं लग करेगा। जाएगी उसमें। तो वही हो रहा है। तो ओके। पहली चीज, तो आपकी बॉडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं बनी है। अगर आप बहुत ज्यादा सिटिंग लाइफस्टाइल में रहते हैं, तो प्लीज फाइंड आउट एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स, और मिनिमम 1 आवर अगर आप निकाल सकते हैं, गो एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी। कोई जिम ज्वाइन करिए, कोई फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करिए, कोई कोई क्लासेस ज्वाइन करिए। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे लगा के कुछ कर लीजिए, बट मूव करिए अपनी बॉडी को। क्योंकि
ये जो फैक्टर है ना, आपको बहुत अपनी बॉडी में मेजर चेंजेस दिखेंगे जिस दिन आपको को पसीना बहाने की आदत होगी। बहुत सारे लोग ना वर्कआउट भी बड़ा कंजूसी से करते हैं। हाँ। तो हमने जैसे ट्रेनिंग करी है, हमें समझ आता है। आप बेशक से कुछ सेफ एक्सरसाइज को भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो। थोड़ा तो फील हो कि आपकी बॉडी में कुछ रश क्रिएट हुआ है, थोड़ा पसीना निकला है, थोड़ी थकान हुई है, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी और आपके बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो आपको एक ऐसा लगता है ना जैसे एक नया जन्म ले लिया हो। आपने आई एम श्योर कभी हैवी वेट ट्रेनिंग करी होगी, हाँ। उसके बाद अगले दिन जैसे सो के उठते हैं, जब सोरनेस खत्म हो जाती है, जब आपको वो कॉन्फिडेंस फील होता है। जैसे मैंने पहली बार जब अपने हैवी स्क्वाट्स करना चालू किए थे, मेरे को स्टेयर्स चढ़ने में बड़ा डिफरेंस फील होता था। आई मतलब पहले मेरे को सिर्फ घुटने फील होते थे, उसके बाद मेरे को मसल फील होने लगा। करेक्ट। तो आपका रीबर्थ होता है एक्सरसाइज से। तो ओके। पहली तो ये है फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, अपने सोडियम और शुगर का ध्यान रखिए, ओके। नमक का और मीठे का। ठीक है। हम नोइंगली अननोइंगली अचार खा रहे हैं, पापड़ खाए जा रहे हैं, मीठे में ये भी दे दो वो भी दे दो। देखो, ऑलरेडी अगर आपकी डाइट में ग्लूकोज हाई है, तो आपको एक्सेसिव ग्लूकोज लेने की क्यों जरूरत है। करेक्ट। तीसरी चीज आपको जो ध्यान देना है वो आता है आपको होल फ्रूट्स। होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एंड मैं आपको बोलता हूँ, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, तीसरी मेरी बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप को अब क्वालिटी खाना लोगों को लगता है महंगा आता है। लगता है ना लोगों को कि यस। भाई क्वालिटी खाना है, महंगा आएगा, हम बेसिक सिंपल भी तो खा सकते हैं। देखिए, जब आप सादा फूड बिल्कुल खाते हैं, क्वालिटी खाने का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब होता है, इसको टेक्निकली मैं बोलूंगा, न्यूट्रिएंट रिच फूड। कंप्लीट न्यूट्रल। न्यूट्रिएंट रिच। ओके। कुछ फूड होते हैं कैलोरी रिच। ओके। जैसे अब एक प्लेट में छोले भटूरे हैं, दी ये प्लेट क्या है? ये कैलोरी रिच है। और राइट। एक मेरे पास एक ओट्स का, म्यूसली का या बाउल है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, मिल्क डाल रखा है, ये न्यूट्रिएंट रिच है। आपको पूरे दिन में नोटिस करना है कि मैं कितनी बार खाना न्यूट्रिएंट रिच कंज्यूम करता हूँ और कितनी बार मैं कैलोरी रिच कंज्यूम करता हूँ। ओके। और इसको ना थोड़ा सा गेज करिए। आजकल तो दुनिया भर की एप्स हैं, नहीं तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। मैंने कहा ना, किसी को मना मत करो, उसको बोलो बस अवेयर हो जा, देखता है। क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा ना कि इस चीज से नुकसान होता है, वो धीरे धीरे अपने आप उससे उसका अटैचमेंट छूट जाएगा। प्री नाटल एंड पोस्ट नाटल जो फेस आता है एक वुमेन का, उसमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे उनको शुरुआत करनी चाहिए? दोनों फेजेस बहुत डिफरेंट है, बट इसमें ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और क्या बेनिफिट उनको हो सकते हैं? देखिए, जो गायनाकोलॉजिस्ट और प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस ना कुछ साल पहले की ये थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ओके। हाँ, ये इसलिए था। इसका रीजन समझते हैं, रूट कॉज समझते हैं। रूट कॉज क्या था कि इसमें बहुत पहले ना फिजिकली वुमेन बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। राइट। यस, घर के बहुत सारे काम होते थे, लेकिन अब वो काम नहीं रहे। अब तो सारे काम मशीन्स पे हो जाते हैं, या ऑटोमेटिक मेड कर देती है, कोई भी आके हेल्प हो जाती है। हस्बैंड्स भी आजकल हेल्प करने लगे हैं वाइफ को। लाइक मी। हाँ हाँ, अब वो तो आपकी वाइफ ही बताएंगी, है ना। तो हाँ, क्योंकि रियलिटी और उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत टाइम तक जब उन्होंने देखा कि जब इनको बना किया कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पहले या बाद में, तो अब बिल्कुल सेडेंट्री हो जाओगे तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज के टाइम पे मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको, जैसे अगर आप प्रेगनेंसी से पहले, आपको ओवरऑल अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ओके। क्योंकि आप कंसीव करने वाले, इवन इसकी प्लानिंग ना बहुत पहले से हो जाती है। तो आप इसमें ट्रेनर को कभी शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपके कुछ स्टूडेंट हैं जो नई न्यूली मैरिड है, तो आप उनसे खुल के पूछ सकते हो कि व्हेन आर यू प्लानिंग द बेबी, आर यू प्लानिंग और नॉट। बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग द बेबी इन द नेक्स्ट 12 months, सो लेट मी हेल्प यू, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अदर एरिया, पहले उसके कोर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि प्राइमरी है, वहां पे कंसीव होने वाला है, वो पेल्विक पूरा का पूरा गिरेगा आगे, राइट। पेल्विक टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपने देखा होगा ना, प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पर बेली फैट जम जाता है, लटका हुआ अलग तरीके से। करेक्ट।
तो वो वाला फैट जो स्टोर हो रहा है या वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कोर स्ट्रांग नहीं है। अब कई लोग कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद क्या एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी से पहले कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ठीक है। कुछ कोर्सेस में आपको बताया जरूर जाता है कि ये सर्टेन एक्सरसाइज करो, वो एक फंडामेंटल है, बेस है, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक कोई 30 kg से स्क्वाट करती है लेडी, ऑलरेडी पहले ही कर रही थी, तो क्या वो प्रेगनेंसी के बाद के 10 kg या बॉडी वेट स्क्वाट नहीं कर सकती? कर सकते हैं। कर सकती है। लेकिन जिसने आज तक कभी स्क्वाट ही नहीं किया उसके लिए तो बॉडी वेट भी हैवी हो गया। करेक्ट। तो राइट। एक्स पोस्ट पार्टम में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या प्री नेटल में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो हर इंडिविजुअल के ऊपर बहुत मैटर करता है कि उसका बैकग्राउंड फिटनेस में क्या है। अगर राइट। आप ओवरऑल पूछना चाहेंगे तो आपको लोअर बैक पे ज्यादा काम करना है, हिप्स पे ज्यादा काम करना है, और अपने कोर एरिया पे प्लस आपके ब्रीदिंग पे। इसका मेन रीजन क्या होता है ना, क्योंकि जब भी आप प्रेगनेंसी के बाद 9 मंथ तक आपका मैक्सिमम लोड फ्रंट में है, जिसकी वजह से आपकी पोस्टीरियर चेन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो राइट। आपको अपनी पोस्टीरियर चेन पे ज्यादा काम करिए, कोई अच्छा कोच ऐसे ढूंढ। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपन चेन एक्सरसाइजेस बहुत सारी करनी पड़ेंगी, और लो इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि कोर ट्रेन कर रहे हैं तो क्रंचेस करवा दिए, लेग रेजेस करवा दिए, प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। कोर को ट्रेन करने के लिए बाय द वे लेग रेजेस और क्रंचेस के अलावा देयर आर थाउजेंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच मेक्स योर स्पाइन मोर स्टेबल एंड योर मेक योर कोर मोर बेटर। उसके लिए एक ट्रेनर को उतना क्वालिफाइड और पढ़े रिसर्च लिखे होना बंदे चाहिए। के पास जाइए, नॉर्मल ट्रेनर के पास मत जाइए जो नॉर्मल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग फिटनेस या ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसने स्पेसिफिक इसके ऊपर पढ़ा हो। और अगर आपको ऐसे कोच नहीं मिल रहे हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एटलीस्ट कंसल्ट करिए, और इसमें एक अच्छा ट्रेनर आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। नहीं तो आप देखेंगे तो हमारे शास्त्र भी इसको बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी फ्री में बहुत ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, गर्भ संस्कार। यस। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और सोशल मीडिया, अगर कोई फॉलो करना चाहे तो। और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं इस तरीके की। बट बट यस, स्टार्ट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली। बिल्कुल बैठ जाना इज नॉट अ सोल्यूशन, और बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाना वो भी गलत होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वुमेन्स को देखा है प्रेगनेंसी के बाद अचानक से उनको अपनी स्किल डल लगने लग जाती है, उनको अपनी बॉडी में खराब होती हुई दिखती है कि मेरी बॉडी में इतना हो गया। डिमोटिवेशन सी आता है। सेक्शन के बाद तो खासकर सबसे ज्यादा वुमेन्स को लगता है। तो उस टाइम पे उनको समझना चाहिए इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, है ना। लेट्स एंजॉय दिस प्रोसेस एंड बी हैप्पी इन दैट मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, आप ग्रेजुअली अब इसको कैसे ठीक करोगे, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट टेक इट लाइक अ रश। रेस नहीं है, लाइफ इज नॉट अ रेस। हर एक को अपने स्पीड से जीने का हक है, और अपने हिसाब से आप अपने आप को डे बाय डे बेटर कर सकते हैं। आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि क्या मैं पहले से बेटर हूँ, कल से बेटर हूँ, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्या मैं कल बेटर हो सकता हूँ। अगर आप उसी प्रॉब्लम को लेके बैठ के रोते रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इस चीज़ में, वो ये है कि मैं अपने पेरेंट्स का न्यूट्रिशन कैसे फिक्स करूँ, क्योंकि आई एम श्योर और भी ट्रेनर्स को ये प्रॉब्लम आती होगी, और जो हमारी ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी आ रही होगी, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते देखिए, पेरेंट्स का न्यूट्रिशन फिक्स नहीं करना होता है। सबसे पहली चीज आपको समझना है, पेरेंट्स के सामने आप ज्यादा ज्ञान दोगे या ज्यादा अपनी सुपीरियरिटी दिखाओगे तो वहां पे आप फेल हो जाओगे, वो नहीं सुनने वाले। उसका रीजन है क्योंकि बचपन में भी आपने उनकी बहुत सारी बातें नहीं सुनी। हैं? करेक्ट। ठीक है, तो वो क्यों आपकी बात सुने? तो वो तो बड़े, जब वो बड़े होके आपने उनकी बात नहीं सुनी, वो तो आप तो उनसे छोटे हो, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप रियलिटी में चाहते हो, आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स कुछ गलत हैबिट्स को फॉलो करते हैं या फिर कुछ जगह उनको चेंजेस करने की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप समझिए आप उसका रास्ता जो है ना, वो नॉलेज, एग्रेशन। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेनर्स हो चाहे कोई भी बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को जब समझाते हैं ना, एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप ऐसे नहीं खाते, आप वैसे नहीं खाते। ऐसे नहीं, आप समझिए आपका कनेक्शन पेरेंट्स के साथ किस चीज का है, इमोशंस का है। राइट। तो आप इमोशंस के ही बेस पर उनको आप उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपके घर में अगर कोई भी चीज इस तरीके की बने तो सिंपल बोल दो मेरे को नहीं खाना। और आप जो अपना फूड बना रहे हो, अब बहुत सारे ट्रेनर्स या बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं और सेपरेट खा के खत्म कर देते हैं।
मैंने क्या किया, मैं जो भी खाना बनाता हूँ मैं कहता हूँ इसमें से थोड़ा सा खाना पड़ेगा आपको, मेरे बोलने पे नहीं खाओगे, मैं प्यार से खिला रहा हूँ नहीं खाओगे, तो आपको इमोशंस ऐड करना है, तो उनको हेल्दी फूड खिलाना स्टार्ट करो बाय एडिंग द इमोशंस एंड ऐड मोर लव। आपने आपकी गलती यही होती है, लोग थोड़ा सा न्यूट्रिशन का नॉलेज लेते हैं या थोड़ा सा समझ आता है या उनको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस दिखता है, उनको डेफिनेटली वो चाहते हैं सबसे मेरे लव्ड एंड डियर वंस ही सबसे पहले ठीक हो जाए, बट वहां पे अप्रोच आपको क्लाइंट वाली नहीं लेनी है, आप अप्रोच उनकी इमोशन से जाएगी और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में और आपकी लाइफ में रियलिटी में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, तो बेशक से आपके पेरेंट्स आज नहीं सुन रहे हैं, वो कल कुछ टाइम के बाद सुनना चालू हो जाएंगे। मेरे फादर को बहुत लंबे टाइम से हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहा है, बहुत सालों तक उन्होंने मेडिसिन कंज्यूम एंड डॉक्टर पे डिपेंड रहे हैं, और मेरी बात वो बिल्कुल नहीं सुनते थे, बट जैसे जैसे उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट देखा, उन्होंने देखा कि मैं बहुत लोगों के रिजल्ट क्रिएट कर चुका हूँ। तो ऐसा होता है ना, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर वालों को लगता है यार घर में ही डॉक्टर बैठा था, या डॉक्टर नहीं, या घर में ही कंसल्टेंट बैठा था, और हम बाहर बाहर वाले लोग ठीक हो रहे हैं और हम ठीक नहीं हो पा रहे। करेक्ट। तो कई बार आप इमोशनली भी बोल सकते हो, जैसे मैंने एक चीज करी हुई है ये, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मेरे को ना अपने काम में कॉन्फिडेंस नहीं आता। दे सेड व्हाई? मैंने कहा मैं दुनिया को क्या ठीक करूंगा, दुनिया को क्या करूंगा जब मेरे खुद के घर वाले नहीं सुन रहे मेरी बात। तो ये बात उनको ना बड़ी लग गई कि हाँ अच्छा इसके करियर की बात आ गई, चल हाँ हम थोड़ा सा इसकी बात सुन लेते हैं। एंड उन्होंने धीरे धीरे जो चेंजेस किए उसके बाद उनको फील हुआ उन चेंजेस में क्या, उनके एनर्जी लेवल्स में, उनकी गट हेल्थ में, उनके स्लीपिंग में, और फिर धीरे धीरे वो मल्टीपल चेंजेस करे, तो धीरे धीरे हो जाती हैं चीजें। और अगर कोई बंदा नहीं सुधरना चाहता ना, आप एक चीज समझ लिया, आप नहीं सुधार सकते उसको, कितना ही बोलो, चाहे आप इमोशंस लगा लो या कुछ भी। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, सो प्लीज डू नॉट टेक सो मच ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। आपका काम है बताना। अब जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों को बताता है, उसमें से कोई बच्चा बड़ा होकर अगर बिगड़ता है तो वो बिगड़ता ही है, उसमें वो नहीं कर सकते कुछ। तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, प्यार से उन्हें समझाइए, और कंसिस्टेंटली गिव अप मत करिए, कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, रिजल्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं उनका ट्रस्ट फैक्टर बनेगा और यू विल सी द चेंजेस। सो बेसिकली ये टफ है, लेकिन हमें गिव अप नहीं इम्पॉसिबल करना है, नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो सो कुछ भी ये नहीं जो चैलेंजेस बीइंग अ ट्रेनर हम लोग फेस करते हैं, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक और एपिसोड बनाते हैं सर, आप प्लीज इसको हम और इलैबोरेट करेंगे कि एक ट्रेनर्स को कितने चैलेंज आते हैं। है। और ये एक सिंपल सी एक बड़ी प्रॉब्लम ही है ये पेरेंट्स का न्यूट्रिशन फिक्स करना, बट स्टिल आपने बहुत अच्छा आंसर किया। आई वुड से थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली मिलते हैं, हाँ हम और ट्रेनर्स ट्रेनर्स के बारे और में। जो आपकी एक्सपर्टीज है हम्म, विच इज़ मुदगर, हम्म। तो हम इसके ऊपर भी डेफिनेटली बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें हम बात करेंगे आपके रोटेशन स्ट्रेंथ, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसके ऊपर बात। मेरी एक्सपर्टीज मुदगर नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज डायनामिक ट्रेनिंग है, मुदगर उसका एक पार्ट है। करेक्ट। Yes, so we'll cover up all, we will break down each and everything in the next episode for the trainers. थैंक यू सो मच सर, Thank you थैंक यू so सो much. मच।